झांसी पहुंचे सदगुरु रितेश्वर महाराज ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे यह सत्ता में बैठे लोग ही बेहतर जानते हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को अनुचित बताते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तय होना लोकतंत्र को मजबूत करता है। साथ ही छात्रों के आंदोलन के नाम पर अराजक तत्वों के शामिल होने का भी दावा किया है। रविवार शाम झांसी पहुंचे सदगुरु रितेश्वर महाराज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। हालांकि देरी के पीछे के कारण सत्ता में बैठे लोग ही जानते होंगे। महाराज ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना बेहद अनुचित थी। यदि शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है तो यह भविष्य के लिए एक बड़ा सकारात्मक उदाहरण है, जिससे सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जनता और छात्रों को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। छात्र आंदोलनों पर बोलते हुए सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि छात्रों के नाम पर कुछ अराजक तत्व भी सक्रिय हुए, जिन्हें पहचान लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों का हमेशा स्वागत है, क्योंकि वे भारत का भविष्य है, लेकिन देश और समाज को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों पर नजर रखनी जानी चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछेंगे, एक मनुष्य के रूप में, मुझे लगता है थोड़ा विलंब हो गया है, थोड़ा और जल्दी निर्णय होना चाहिए था। पर अब राजनीतिक कंपल्सन क्या है, सरकार के कंपल्सन क्या है, वस्तु स्थिति देश की क्या थी, वो तो सत्ता में बैठे लोग ही समझ सकते हैं कि क्यों देरी हुई। हो सकता है कोई कारण रहा। सरकार के द्वारा यूजीसी का लाया गया नियम अधिनियम, अब कोशिश करेंगे वो अगर पूर्ण बहुमत आ जाए तो एक बार फिर यूजीसी लाएंगे, उस पर आपके क्या विचार है? यूजीसी का देखिए, छात्रों के बीच में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से छात्र को छात्र के रूप में देखना चाहिए। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कम से कम पंथ, जब आप शपथ लेते हैं तो बोलते हैं पंथ, जाति, वर्ग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भारत में दो चीजें ज्यादा अच्छी है कि कौन है जो वंचित है और कौन है जो समृद्ध है। वंचितों को समृद्ध करने का प्रयत्न किया जाए, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दायित्व है, सरकार का यही दायित्व। क्या माना जाए महाराज जी के आरक्षण में भी आर्थिक आधार होना चाहिए, आपका ये कहना है? देखिए, मैं इस विषय में अभी कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर एक होता है वंचित वर्ग, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए काम करने की जिम्मेवारी सरकार के पास है। जो समृद्ध हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है। तो ये कार्य सरकार करें, और एक सामाजिक विषय है, राष्ट्रीय विषय है। मैं किसी आरक्षण के विरोध में नहीं। संत उसको लेकर के टिप्पणियां होती रहती है, विपक्ष तमाम आरोप लगाता है, आपको क्या लगता है अच्छी तरह से चला रहे हैं? देखिए, गोरक्ष पीठ के महंत हैं और इतनी पुरानी परंपरा, गोरखनाथ जी की परंपरा। पहले लोग कहते थे बाबा जी हैं, केवल भगवा पहन के घूमते रहते हैं। अब 10 साल से ऐसा शासन दिया कि बहन बेटियां सुरक्षित होकर घूम रही हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी समाप्त है। जहां भय समाप्त होता है वहां विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो एक संत के रूप में ही नहीं, एक अच्छे प्रशासक के रूप में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक मिसाल पेश किया है कि वास्तव में इस भगवा में रह करके लोकतंत्र की हिफाजत कैसे की जा सकती है और अपने राज्य की उन्नति कैसे की जा सकती है। राष्ट्र उनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आगे भविष्य में मानते हैं कि प्रधानमंत्री बने? देखिए, तो लोकतंत्र का विषय है और हर एक कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी को कौन मानता था? तो खुद ही बोलते हैं हम चाय बेचते थे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, ना जनता ने सोचा होगा। आप इनके लिए तो सोचते नहीं, मांग उठने लगी नहीं, मुझे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है और पार्टी की आंतरिक नीतियां होती है, वो बनती ही है। तो मैं तो नहीं मानता कि उनमें कोई ऐसा अयोग्यता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। योगी आदित्यनाथ जी में सारी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में आपके अपने दृष्टिकोण से, आपके शिष्यों ने जो बताया हो या आपको मालूम चला हो, भ्रष्टाचार में भी देखिए, ये हाथ में मेरे एक दंड है, इसको बोलते हैं जादुई दंड। तो जादुई दंड से ऐसे घुमा देने से कुछ ठीक तो नहीं होता। जो प्रदेश भयभीत होकर जी रहा था,
बहन बेटियां बाहर नहीं आ रही थी। तो करप्शन में भी कमी है, 100% खत्म हो गया होगा कि हम नहीं मान सकते। लोगों को कहना है तरीका बदल गया है विचार नहीं, विचार देखिए, विचार बदलना होता है। अगर कोई भगवाधारी संत आया है तो धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से विचार बदलेंगे और धीरे धीरे लोक परंपरा सही होगी तो भ्रष्टाचार इत्यादि भी सब समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो शुरुआत तो अच्छी है ना, इतना तो हम मानते हैं ना। तो हमें आशान्वित होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के समय में ये कार्य अच्छे से हो रहा है। और एक नाम मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस देश के गृह मंत्री के रूप में वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं कोई दलाल भी कहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। दलाल किसको कहते हैं आपको पता है? एजेंट को। एजेंट किसको कहते हैं? संवाहक को। पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी। पवन क्या है? संवाहक, एजेंट। तो एजेंट तो खुद पवन देव भी है। एजेंट कहने से इतना घबराते क्यों हैं? आप धर्म के एजेंट हैं, आप राष्ट्रवाद के एजेंट हैं, आप शुचिता के एजेंट हैं, आप पवित्रता के एजेंट हैं। इसको कहने में इतना घबराना क्यों है? हम घबरा जाते हैं। हम किसी के एजेंट नहीं, हम अधर्म के एजेंट नहीं हो सकते, हम पाप के एजेंट नहीं हो सकते, हम अलोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान विरोधी कर्तव्य के संवाहक नहीं हो सकते। लेकिन जहां अच्छे कार्य होंगे हम उनका समर्थन करेंगे। और जहां जहां लोग अच्छे कार्य होंगे, इसका एक बच्चा है कोई मध्य प्रदेश में उसके बाद नहीं, मैं तो इसको अच्छे रूप में देखता हूँ। आपके भारत के आज़ादी के 2 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ और 2 साल के बाद आज़ाद होने के बाद 50 में आज़ाद हुआ, 50 में बिल लाया। क्या लाया? हम दो हमारे दो। उसके सिवा अगर कोई कुछ करेगा तो देश से निकाला हो जाएगा, बड़ी जरूरी कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई। आज चाइना विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में आपसे ऊपर है कि नहीं? टेक्नोलॉजी, कृषि, हर चीज में आपसे ऊपर है, क्योंकि वहां नियम और कानून बड़े कठोर हैं। हमारे यहाँ मैकोले की शिक्षा नीति है और 1850 की पुलिसिया नीति है, पुलिसिंग नीति है। अब तो नियत अच्छी है इस गवर्नमेंट की कि शिक्षा नीति भी बदल रहे हैं और पुलिस की बीएनएस भी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि सुधार हो रहा है और अपने देश का अपना ही कानून होना चाहिए। ब्रिटिश कानून से हमारा देश नहीं चलना चाहिए और ब्रिटिश के अनुसार हमारी शिक्षा नीति भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशान्वित हूँ भारत के एक साधु होने के नाते। और मीडिया के आप बड़े स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं, अभी तो पहले ही हैं आप, पहले स्तंभ हैं। आप जैसे जैसे अच्छे न्यूज को फ्लैश करते जाएंगे, मुझे उम्मीद है भारत में परिवर्तन आएगा, सनातन सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र अखंड रहेगा। मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, नाम ही मोहन है और वो मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी काम कर रहे हैं या करेंगे तो सनातन और राष्ट्र के और मध्य प्रदेश के हित में होगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। जब वो एक विधायक थे तब भी वृंदावन आगमन उनका हुआ करता था हमारे आश्रम में, तो मैं बहुत पहले से उनको जानता हूँ। उनकी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है और वो काम करेंगे तो सनातन के हित में काम करेंगे। घोटाला में भी उनका नाम आ गया, आप किस सोचते हैं भूमि घोटाला में नाम आ गया? अब देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, भूमि घोटाला सिद्ध हो गया उन पर, वो कन्विक्टेड हो गए। आप समझिए बात, एक बात समझिए, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आप पर एक आरोप लगा देता हूँ, वो आरोप जब सिद्ध हो जाएगा तब आप अपराधी साबित होंगे कन्विक्शन होने के बाद। राजनीति में और कहीं भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुआ करते हैं और ये बात तो आप मोहन जी से ज्यादा पूछ लीजिएगा। मुझे जहां तक विश्वास है कि अगर वो राष्ट्र के और सनातन के हित में काम कर रहे हैं, उनकी ऐसी विचारधारा नहीं होगी। बाकी लोकतंत्र है, जांच एजेंसी है, सब कुछ है। मेरे कहने से वो बच भी नहीं जाएंगे और मेरे कहने से किसी को फांसी भी नहीं दी जाएगी। महाराज जी एक मिनट, अभी जन्मभूमि पर कार सेवा की बात आई की तरह जन्मभूमि पे भी कार सेवा होगी, श्री कृष्ण जन्म स्थान पे। तो मैं तो वृंदावन से ही हूँ, होना क्यों नहीं चाहिए? काशी, मथुरा, अयोध्या। संतों ने क्या निर्णय किया है कि कार सेवा करेंगे, कब से करेंगे? नहीं, वो देखिए 500 साल इसमें लगे थे राम मंदिर में। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें 500 दिन भी नहीं लगेगा। श्री कृष्ण मंदिर हमारा है, जन्मस्थान हमारा है, सनातनियों का है और हमारा ही रहेगा। नहीं तो वो कार सेवा के माध्यम से हमारा होगा
या न्यायालय के देखिए, माध्यम से हम होगा? तो न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। आस्था को उससे ऊपर हम कभी नहीं रखेंगे, नहीं तो आप हमसे फिर हम प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो क्या आप कभी पूछते हैं ना कि आप बताओ शरिया मानते हो कि आप संविधान मानते हो? तो फिर हम क्या मानते हैं? हमसे अगर कोई प्रश्न पूछे तो पहले आप क्या मानते हो? हम तो संविधान को ही मानते हैं भारत में, पर वो संविधान जो भारत का ही बना हो। अगर ब्रिटिशों ने कुछ बनाया है, तो उसको फिर से संशोधन करके हमें भारतीय नीतियों को लागू करना चाहिए। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हमारी आस्था की नीतियाँ हों, ये सब भारतीय नीति सनातनी और सांस्कृतिक रूप से उसमें शामिल करना तो हम चाहिए। ये मान के चलें कि वहाँ तो कार सेवा की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, आवश्यकता होगी तो होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ समाधान निकल आएगा। महाराज ये आप भी सुनते हैं हमारे महाराज जी नमस्कार। अब पिछले कुछ समय से अयोध्या में चंदा प्रकरण चल रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि सनातन को भी बदनाम किया जा रहा है। ये चंदा चोरी आप अपने दृष्टिकोण से क्या मानते हैं, ये क्या है, किस तरह से और होना चाहिए था या नहीं? अधर्म, चोरी, भ्रष्टाचार होना चाहिए था कि नहीं, ये तो प्रश्न ही ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बना भी, और राम मंदिर जब बना तो भ्रष्टाचार के कुछ प्रकरण भी आए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान की मर्यादा के अनुरूप उन सब भ्रष्टाचारियों का खोज लिया जा रहा है, और मुझे भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के नियत पर कोई शक नहीं है कि कोई भ्रष्टाचारी या धर्म के नाम पर अधार्मिक कृत्य करने वाले किसी भी प्रकार के लोग बच पाएंगे। मुझे नहीं लगता, उनको उनकी सजा मिलेगी। गुरुजी आपने देखा होगा कि युवा उद्वेलित है भारतवर्ष का। आम तरह की अभी दिल्ली में मामला हुआ, इस्तीफा भी देना पड़ा शिक्षा मंत्री को। तो क्या मानते हैं युवा उद्वेलित है या इसके पीछे राजनीति हो रही है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में अगर विरोध न हो, प्रतिरोध न हो, अपनी मांगों को न उठाया जाए, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फिर अंतर क्या है? लोकतंत्र में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, नीट का एक प्रकरण हुआ, प्रश्न पत्र लीक का, और ये तो उचित तो नहीं कहा जा सकता, अनुचित हुआ। और अनुचित होने के कारण अगर भारत के शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, तो एक बहुत अच्छा उन्होंने सेट कर दिया नैरेटिव। जब आने वाले समय में जिनके मंत्रालय में ऐसे कोई कार्य होते हैं, फिर इस्तीफा देंगे। इसका अर्थ है कि भारत का लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा, सरकार जवाबदेह होगी, और जनता को प्रश्न पूछने का पूरा हक है, वो भी छात्र। आपने एक और प्रश्न किया, छात्रों के नाम पर जो अराजक तत्व आए थे, चाहे वो विदेशी फंडों से, चाहे आंतरिक जो भी लोग हैं जो सरकार को, देश को स्थिर करना चाहते हैं, सनातन को, उनको भी पहचान लिया गया है। छात्रों का स्वागत है, क्योंकि भारत माँ के बेटे हैं वो, उनका हक है इस भारत पर। और सरकार भी संवेदनशीलता के साथ अपने एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाती है, और उन्होंने जो मांग की थी उससे कहीं ऊंचाई पर और जाकर के उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 मांगे मानी थी, पर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी 3-4 मांगों से संतुष्ट होंगे। तो 40-50 मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक विजन है छात्रों के। आपको नहीं लगता आप देखिए, भगवान श्री राम के एक गुरु हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी, और एक है शिक्षा गुरु, कौन है वो? शस्त्र गुरु विश्वामित्र जी। इन दोनों के बीच का संबंध आपको पता है, 36 का आंकड़ा था। तो राम जी भी गलत थे या वो दोनों ऋषि गलत थे? मूल्य और मुद्दों के आधार पर, वैचारिक आधार पर प्राचीन भारत में ऋषियों के बीच भी मत विरोध हुआ करते थे। मन एक होता था, हम इस राष्ट्र के हैं, सनातन के हैं, धर्म के हैं, पर मत तो अलग अलग हो ही सकते हैं। तो सनातन के लिए सब काम कर रहे हैं, पर जो सनातन के नाम पर सनातन को कमजोर कर रहे हैं, हमारी आपकी निगाहें इतनी तीक्ष्ण हैं कि बच कहाँ पाएंगे। आप तो मीडिया से हैं, आपकी निगाहों से कोई बच पाएगा? और देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके भी निगाहों से कोई बच नहीं पाएगा। नहीं, मैं तो 100% मानता हूँ, क्योंकि
इन्वेस्टिगेशन टीम जो पुलिस महानिरीक्षक हैं उन्होंने जाकर के ये रखा कि 450 से ज्यादा हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे, जो कि भारत को अस्थिर करने के लिए चलाए जा रहे थे। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, देखिए एफसीआरए पे जो बिल आने वाला है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, लोकतंत्र को समझता हूँ, तो जो विदेशी फंड बंद होंगे थोड़ा ज्यादा तकलीफ है लोगों को। तो उसके पहले ही थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कुछ अस्थिर करने का, परंतु भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी नीयत पर हम शक नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा, मोहन जी भी मिले, हमारी राष्ट्र विषयक और सनातन विषयक की चर्चा होती है। मुझे लगता है कि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है, पर लोकतंत्र में छात्रों को आवाज उठाने का, किसी भी वर्ग को आवाज उठाने का अधिकार है। हम वहां पर कठोर नहीं हो सकते, परंतु राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जहां होंगी वहां पर कोई दया नहीं होगा, वहां पर कठोरता के साथ निपटा जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्र और सनातन को विखंडित करने का प्रयास करेंगे। इन छात्रों के आंदोलन में बहुत सारे सनातन विरोधी लोग, भारत विरोधी लोग, आप सब देख ही रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले सब भी घुसे हुए थे। उनको बाइफरकेट करके इन छात्रों को भी ध्यान रखना होगा। आपकी मांगे सहृदयता से सरकार ने मान ली, सब कुछ मान ली, तो आप समझिए कि सरकार की नीयत अच्छी है। इन लोगों का साथ मत लीजिए, ये आपको भी अस्थिर करेंगे और देश को भी अस्थिर करेंगे। हाँ जी।